समस्त दिल्ली वासियों को नमस्कार। आज हमारा आपसे चर्चा करेंगे दिनांक 16/6/2022 को। पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं और बहुत सारे यंगस्टर एडवोकेट्स की और दिल्ली की जनता की RW NGO और काफ़ी लोग मेरे से संपर्क में थे और वो मुझसे अपना अनुभव साझा करने के लिए कह रहे थे कि वो ये जानना चाहते थे कि जब कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी पावर का दुरुपयोग करके संविधान के अंदर, जो कानून के अंदर, नियमों के अंदर लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो लिखा हुआ है, DP एक्ट में लिखा है, PPR में लिखा हुआ है, और इस तरह की समस्त गाइडलाइंस का जब उल्लंघन करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक पुलिसकर्मी जब सभी नियमों को तोड़ के थाने के अंदर किसी आदमी को गैर कानूनी इलीगल डिटेंशन में रखता है और उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ धमकी करता है और कई तरह के अपराधों को जब जन्म देता है, तो उस और कई तरह के ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है और उसको जब पूरे थाने के अधिकारी मिलकर छुपा देते हैं और जब कभी उसमें कोई जांच होती है तो विजिलेंस के अधिकारी भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे के अंदर क्या करा जाए? बहुत बार आपने सुना हुआ है कि पुलिस कस्टडी से बंदा भाग जाता है, उसे चोट लग जाती है, या पुलिस उसके बाद ये शो करती है कि पुलिस कस्टडी में कोई मर जाता है तो बचाने के लिए शो करती है कि वो अपनी छत से गया और कूद गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि एक कमज़ोर ट्रायल और कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की वजह से आरोपी पुलिसकर्मी कानून की पकड़ से बच के निकल जाता है, क्योंकि इन पुलिसकर्मियों की जांच भी पुलिसकर्मी करते हैं। ज़्यादातर IPS लेवल के अधिकारियों के सुपरविजन में ऐसी जांच चलती हैं। इस देश की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उसका कोई ना कोई सुपरविजन किसी न किसी IPS अधिकारी के अधिकार में होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है, और कहीं ना कहीं फाइनल रिपोर्ट जब न्यायालय के उच्च अधिकारी द्वारा मांगी जाती है, सेशन कोर्ट से या आदरणीय उच्च न्यायालय से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो ये लोग उनके साथ भी चीटिंग करते हैं अपने ही विभाग के लोगों के द्वारा, झूठी सच्ची स्टेटमेंट बना के देते हैं अपने IPS अधिकारियों को भी, और अपने IPS अधिकारियों के साथ भी चीटिंग करते हैं और उनको चूना लगा देते हैं। ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि एक IPS अधिकारी में 15-16 लाख लोगों का जनरली एक भार होता है। 10 से 15 थाने उसके बीच में होते हैं, बहुत सारी सेलें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, तो उन पर इतना दबाव होता है काम का कि उनके अंतर्गत काम करने वाले जो हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर रैंक के लोग जो उन्होंने अपने नीचे पर्सनल सेक्शंस, कई तरह के सेक्शंस बनाए होते हैं, वो लोग उन्हीं से चीटिंग कर बैठते हैं अपने ही अधिकारियों के साथ। तो आज हम इसके साथ खुलासा करेंगे। सबसे पहले मैं समस्त कानून अधिवक्ताओं को नमस्कार करता हूँ, सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, और उन तमाम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जजमेंट्स को भी लिखने वाले उन सभी तमाम न्यायाधीशों को, जिनको आज हम न्याय के भगवान कहते हैं, जस्टिस को, जस्टिस के देवता यानी कि जस्टिस, मतलब न्याय के देवता को ये बात उपाधि दी जाती है कि जिनका हर शब्द, हर एक पहलू, हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक शब्द लिखा हुआ एक जजमेंट बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है समाज के लिए, न्याय के लिए। तो मैं उनको भी आज सबको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पिछले मैंने 54 महीने के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी हैं, 10,000 से ज़्यादा FIR रीड्स करी हैं, और 2000 के लगभग मैंने चार्जशीट्स पढ़ी हैं। कुछ कानूनी अधिवक्ताओं के कार्यालयों में जाके मदद ली है, उनसे समझा, उनसे कानून के बारे में कुछ मुद्दों पर। तो आज हम आपके सामने साझा करेंगे। एक बहुत जनरली आम टैक्टिस देखने में आया है पिछले कुछ सालों के अंदर कि पुलिस किसी भी आदमी को उठाती है और थाने के अंदर ले जाती है, क्योंकि थाने के अंदर उसको कोई भी क्राइम करने में उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, आदरणीय उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की समय समय पर कमिश्नर कार्यालय द्वारा, खासतौर से दिल्ली पुलिस, क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, समय समय पर इनकी पावर को, दुरुपयोग को रोकने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि बीच का जो एक गैप रहता है DCP से लेके और नीचे जो थाने के SHO के नीचे के स्टाफ के बीच के अंदर, ये कम्युनिकेशन गैप जो होता है, ये क्राइम को बढ़ावा देता है। मैं चाहूँगा कि अब जैसे पिछले की प्रधानमंत्री कार्यालय से, होम मिनिस्ट्री कार्यालय स्पेशल रिकमेंडेशन पे आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी को लगाया गया है, और मैं उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, क्योंकि मैंने उनकी हर एक प्रणाली को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है, और जो बदलाव दिल्ली के अंदर आया है उसके गवाह दिल्ली के निवासी भी हैं और स्वयं दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट और उनके दिल्ली पुलिस के परिवार भी है। जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रोटेशन से करी है, जो लोग कहते थे कि इसका
जानकारी है, उसकी जानकारी, उसको बहुत उन्होंने कंट्रोल किया है। पब्लिक के हित के पर भी बातों के ऊपर काम किया है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग एक्शन भी लिए हैं, लीगल एक्शन। तो जो कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि पिछले 75 सालों के अंदर हर अधिकारी ने काम किया है। लेकिन जो अभी कार्यशैली, हमने एक स्लोगन भी दिया था जब इनका दिल्ली में रिक्रूटमेंट हुआ था, कई लोगों ने विरोध भी किया था, और विरोध होता भी इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर काला धन जो है, लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ थी। क्योंकि एक हमने स्लोगन दिया था कि सीबीआई की मांग बहुत सारे लोग, नेता भी न्यायालय के द्वारा करते रहते हैं कि जांच सीबीआई होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री और कर्तव्यनिष्ठ होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो है हमारे को सीबीआई आपके दरबार में पहुंचा दी। सीबीआई के डायरेक्टर को आपके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना के भेजा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन में हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन, लोगों के तक न्याय पहुंच सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। अब मैं अपनी कड़ी फिर बताता हूँ कि पुलिस किसी आदमी को जब कस्टडी में लेके जाती है और अगर वो उसको वहां पे थप्पड़ मारता है, या वो उसको चप्पल से मारता है, या वो उसको इलेक्ट्रिक टॉर्च आती है, स्टन गन, इनसे करंट देता है, और कुछ ही तरह की उसको मुर्गा बनाता है, उसके कपड़े उतार लेता है, उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है, उनको पेशाब पिलाते हैं, उनको थूक पिलाते हैं, इस तरह का चीजें बहुत सारी हमारी जानकारी में, सबूत भी है इसके पास। अगर कोई आदमी इसके अंदर लगता है कि डिफॉर्मेशन का मैटर है, दिल्ली पुलिस छवि का, तो आए और हमसे सबूत ले सकता है, दे सकते हैं सबूत। कमजोर ट्रायल इस देश के अंदर चलता है, हजारों अपराधी बच के निकल जाते हैं, ये इसका साफ स्पष्ट उदाहरण है। और ये पावर का दुरुपयोग होता रहा है। एक आदमी का रानीबाग थाने में ऐसा हुआ था, जब पेंट का काम करने वाले को रात को उठा के ले गए 12 बजे और 4 बजे छोड़ा, उसकी आंख तक फोड़ दी गई थी। तो कारण क्या था कि बहुत ही मेरे को कहते हुए शर्म आती है इस वीडियो के ऊपर, और मैं नहीं कहूँगा कि मतलब मेरे को खुद बहुत शर्म आती है। ऐसी कुछ बातें, बहुत ही सिली बातें, मतलब बहुत ही ट्रिविलियस मैटर्स के अंदर भी पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग करती है। तो ये 330 आईपीसी में ऑफेंस होता है कि अगर वो किसी भी आदमी को अपनी कस्टडी में लाके मार पिटाई करता है, और इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पुलिस के अंदर जब किसी को फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे ले जाके नंगा करके उसको बेंच पे लिटा दिया जाता है, उसको संदूक पे लिटा दिया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता पुलिस कस्टडी के अंदर, उसको थप्पड़ से मारा जाएगा, चप्पलों से मारा जाएगा, घूसों से मारा जाएगा, पूरी प्लान तरीके से। तो उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है न्यायालय के अंदर। आदमी को और उसके परिवार को इतना डरा धमका दिया जाता है। और इस तरह के यहाँ पे कई और भी ऑफेंस होते हैं, गाली गलौज करना, ये भी एक सेक्शन बन जाता है, अपराध बन जाता है। उसको धमकी देना है, ये भी एक अपराध बन जाता है। और जो अधिवक्ता है वो भी इस बात को पूरी तरह से, न्यायालय को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि कई बार अगर अधिवक्ता या विक्टिम इन पटिशनर कंप्लेंट लिखता है, तो अगर वो बात नहीं लिखता तो न्यायालय को भी देखनी चाहिए कि वो उन चीज़ों के ऊपर, ऑफेंस के ऊपर रिपोर्ट सीधा डीसीपी के थ्रू मंगाए। क्योंकि सालों साल जहाँ वर्कलोड है 4.5 लाख का, 5-5 साल तक रोहिणी न्यायालय के अंदर, मैं तो रोहिणी न्यायालय में जाता हूँ सबसे ज्यादा, देखता हूँ कि वहां पर 5-5 साल से 156 दिन पेंडिंग पड़ी है, और इतने सालों के बाद भी ऑर्डर नहीं हो पा रहे। एक ऐसा मैटर चल रहा रानीबाग पुलिस के खिलाफ 156 जो 3/2/18 को फाइल हुआ था इमरजेंसी कोर्ट में 118 नंबर में, उसमें कोर्ट अपने ही ऑर्डर का 22/2/18 से आज 50 के लगभग हियरिंग हो चुकी, कंप्लाई नहीं कर रखी, पुलिस से एक रिपोर्ट नहीं मंगा सकी, जबकि आरटीआई में रिपोर्ट आ गई, लेकिन आज तक कोर्ट के अंदर रिपोर्ट नहीं आ रही पुलिस के द्वारा। कितनी गंभीर विषय, आपको सुनकर बड़ा हैरान होगा, क्योंकि पुलिस वालों ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। सच्चो परवीन इलाहाबाद में 15 लोगों ने थाने के अंदर दुरुपयोग किया, एक बड़ा गंभीर विषय है और सबूत है सारे। लेकिन बस पुलिस को एक तरीका आ चुका, समझ में आ चुका कोर्ट के साथ भी खेलने का, कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग को मजाक उड़ाते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ राकेश तानी जी की रिक्रूटमेंट हुई है। गृह मंत्रालय ने इन चीज़ों को समझा है। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। एक ऐसा ही संदीप है रानीबाग थाने के अंदर, जिसने इस रानीबाग थाने में बहुत सारे ऐसे ऑफेंस किए, उसके बाद कई जगह उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर हुए, और फिर वो बंदा के.एन. काटजूमार में पहुंचा, वहाँ उसने एक पंडित के परिवार के साथ भी ये सब किया। तो ऐसी घटनाएं लगातार निरंतर आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि जब ऐसी एक समस्या आपके सामने आए तो 330 आईपीसी के अंदर एप्लीकेशन लगाएं, 154 के अंदर, 154 दिन में ना हो तो 156 दिन में। 156 दिन के लिए हमारे पे लगभग 17 जजमेंट्स हैं। अगर कोई भी अधिवक्ता चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938। इन जजमेंट्स को हमसे ले सकता है, इन 17 जजमेंट्स को। तो मेरे को लगता है कि अगर वो इन 17 जजमेंट्स को पढ़ेगा और उनका हवाला अगर न्यायालय को देगा तो शायद उसके केस के अंदर प्रगति आए और शीघ्रता से हो सके। अब लगता है कि जब पुलिस कई बार उत्तेजना के अंदर, कई पुलिस वाले मिलकर उत्तेजना में जारा मार देते हैं, उसको चोट लग जाती है, ग्रीवियस चोट लग जाती है, तो ये 331 आईपीसी का ऑफेंस बन जाता है और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है। लेकिन इनको साबित करना, इसके लिए एक बड़ा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
और इसके लिए हमारे को मैं ये भी अपने सभी यंगस्टर्स को बताऊंगा कि जितना शीघ्रता से हो सके 140 रिपीट हिंदुस्तान में सीआरपीसी को भी पढ़े और उसका जरूरी जितना जल्दी हो सके यूज करें। अगर खास तौर से पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट हो, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट हो, जरूर पढ़ें इसको और इसका सही समय पर सदुपयोग करें, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आता है कि कई बार केस यहाँ आके अटक जाता है। तो ये भी मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ यहाँ अपने होम मिनिस्टर को और कंसर्न स्टेट अगर दिल्ली में तो एलजी साहब को लेटर लिख के अप्रूवल जरूर मांगे अगर पुलिस अधिकारी ने जो भी ऑफेंस किए हैं, ताकि उसके अंदर टाइम खराब ना हो सके और उसकी प्रति न्यायालय में भी लगाएं। जब भी आप कंप्लेंट करें उसके अंदर ये लिखें कि ये ऑफेंस पुलिस ने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है और इसके अंदर इन सेक्शंस में इन्होंने ऑफेंस किया है। 154 की कंप्लेंट आप करते हैं, 154 की कंप्लेंट करते हैं, विशेष ध्यान रखें। और अगर 156 में जाते हैं तब भी वहां उठाएं। और अगर न्यायालय से आपके फेवर में डिसीजन नहीं होता, आपको लगता है कि बार बार स्टेटस रिपोर्ट कॉल करी जा रही है, फर्दर स्टेटस रिपोर्ट कॉल करी जा रही है, तो बिगर लेट करे हुए 397 के अंदर आप उसके अंदर सीआरपीसी के अंदर उसकी क्रिमिनल रिवीजन सेशन कोर्ट में फाइल करें, ताकि आपके केस में तेजी आ सके। क्योंकि जितना केस डिले होता है सबूत नष्ट होते जाते हैं, स्टाइल हो जाते हैं विटनेसेस और ट्रायल कमजोर हो जाता है, जिससे अपराधी बच के निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं न्यायालय के अंदर, ऐसे बहुत सारे आपको कानूनी अधिवक्ताओं में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोवा साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पे प्रदीप खत्री जी हैं, मंजीत माथुर जी हैं, अरविंद वत्स जी हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अधिवक्ताओं के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, मैकेनिज्म, कि उनको इजीली पता चल सके कि किस वजह से 156 दिन के अपना अनुभव साझा करें, कि समय समय पर 7वें दिन एक लेक्चर की वहाँ पे व्यवस्था करें। बार के अंदर काफ़ी सफिशिएंट स्पेसेस हैं, तो इससे क्या हुआ कि न्याय के क्षेत्र के अंदर गति आएगी, लोगों को इंसाफ मिलने में आसानी होगी। और जो डीएलएसए का ऑफिस है, मैं उससे भी बड़ा प्रभावित हूँ, उसको भी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी ऐसे सेशंस रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ मिलकर, जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ मिलके 3 कड़ी बने, बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स, डीएलएसए के एडवोकेट्स और जो है जुडिशियल ऑफिसर एमएम कोर्ट्स के और सेशन कोर्ट्स के, हो सके तो रिटायर्ड जस्टिस वगैरह को भी इसमें बुलाया जा सके, ताकि इन सेशंस से के अंदर लोगों को कानून के बारे में ज्ञान मिले। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर विक्टिम लिटिगेंट्स को भी शामिल किया जाए, जरूरी हिदायत देके, ताकि वो लोग भी जान सके कि कानून क्या है, ये आम आदमी के लिए कानून बनाया गया है और इसके इंसाफ के लिए। तो आज की वीडियो पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि पुलिस कस्टडी में अगर आपके साथ मार पिटाई होती है, कोई आपको चोट पहुंचाई जाती है, तो 330 आईपीसी, 331 आईपीसी को पढ़े और इसके लिए 140 जीपी एक्ट और 197 सीआरपीसी को भी पढ़े, ताकि न्याय मिलने में आपको आसानी हो। और अभी कई जजमेंट्स आई हैं, प्रद्युमन बिष्ट की भी जजमेंट आई है, जिसके अंदर ये यहाँ तक बोला है कि न्यायालय के अंदर भी आ जाएंगे कैमरे लगाए जाएं। परमवीर सैनी की एक अभी जजमेंट आई है, इस जजमेंट के अंदर भी ये बात बोली गई है कि थाने के अंदर मिनिमम 1 साल तक का रिकॉर्ड होना चाहिए सीसीटीवी फुटेज का, और अगर पॉसिबल हो सके तो 18 महीने तक का। तो ये अगर जिस दिन ये जजमेंट्स इंप्लीमेंट हो गई, तो मुझे लगता है कि न्याय के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और एक नया युग, हम तो जस्टिस क्रांति के नाम से इसको युग का नाम कहेंगे, और इसकी बहुत उम्मीद है। जल्दी से ये जो बार एसोसिएशन अब इस टाइम रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में, मैं चाहूँगा कि इनके टाइम के अंदर शुरुआत हो, और जो कानूनी अधिवक्ता समय समय पर जागरूक रहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, अपना अनुभव हमसे साझा करते हैं, हम जनता के साथ सरल भाषा में हिंदी में उसको साझा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो हमें सुनते हैं, हमारे पे लगातार मदद के लिए आते हैं। कुछ एमएलए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो समय समय पर जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। और अभी ऐसे किस्सा आया भी है कि एक तरबूज वाले से हफ्ते का एक्सटॉर्शन लिया जाता था, 1000 रुपया हफ्ते का। उसके बाद एक तरबूज उसको पुलिस अधिकारी को ना देने पर उसको ले जाके लगभग 18 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा गया। उसकी कंप्लेंट अभी सभी जगह भेजी गई है, न्यायालय में भी जल्द खुलते हम वहाँ कंप्लेंट फाइल करवाएंगे। एक जनप्रतिनिधि और एक एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही है और मेरे संपर्क में है, मेरी जानकारी में सारी बातें आ गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, और हम प्रयास करेंगे कि 330 आईपीसी और 331 आईपीसी के बारे में इनको बताएंगे, और अग्रिम स्तर के ऊपर जो इतने सबूत इकट्ठे हो सकते हैं, विटनेस इकट्ठे हो सकते हैं, और 2 थानों का ये मैटर है, और एक एसीपी का भी रोल इसके अंदर है, बहुत सारे गवाह हैं इसके अंदर, और हमेशा यही होता आया आज तक कि वही वो अग्रिम स्टेज पे सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं डिले के और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। तो हम पूरा प्रयास करेंगे और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे, जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उनसे भी मदद मांगेंगे
कि वो निःशुल्क अपनी मदद दे सके इसके अंदर, क्योंकि ये एक गरीब आदमी है और मैं चाहूँगा कि मानवता के आधार पर ये मदद मिले। डीएलएसए को भी हम अप्रोच करेंगे और जो अपने स्तर पे हो सकेगा सभी प्रयास करेंगे, एक कड़ी के रूप में बनने का प्रयास करेंगे। इसी के शब्द में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।